प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप क्लास में मेरी वीडियो में बताया था मैंने आपको। अब मैं बता रहा था आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर की। तो देखिए ये चित्र बनाया हुआ आपका नर और मादा का, थोड़ा समझ लीजिए आप उसको चित्र से। हमारे जो मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये नर और ये मादा का मस्तिष्क है। यहाँ पर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, यहाँ अंदर बीच में साइड में, यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, दोनों में समान होता है। उसके अंदर हमारे पास हाइपोथैलेमस के पास में एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, बहुत छोटी, उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। और उसका नाम है मास्टर ग्रंथि। बोलो कौन सी ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर का मतलब सभी ग्रंथियों पर होती छोटी है लेकिन नियंत्रण करती है, यानी चालू कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है, सब कुछ कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है। तो हमारी पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, ठीक है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है और बहुत छोटी होती है, ठीक है। उसके थोड़े नीचे होती है हमारे पास पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल। कभी कार्य बताऊंगा इसका मैं सबका। उसके नीचे हमारे गले में आ जाओ, हमारे गले के दोनों तरफ होती है यहाँ पर थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? थायराइड और ऊपर की ओर थायराइड और साइड में दोनों तरफ पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है हमारे पास। अब हमारे गले में नीचे की ओर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं पास में, गले के पास में, यहाँ थोड़ा नीचे की ओर, वहां पर हमारे पास थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अब उसके नीचे और आ जाते हैं हमारे पास अधिवृक्क और वृक्क। अधिवृक्क ऊपर की ओर, वृक्क नीचे की ओर पाए जाते हैं, एक जोड़ी होते हैं ये। देखो अधिवृक्क ये ऊपर का हिस्सा है आपका, ये आपका अधिवृक्क है, और नीचे का जो हिस्सा है ये आपका कौन सा है? यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा देखो, यहाँ ये वृक्क है आपका, ये वाला हिस्सा, और ये आपका अधिवृक्क है, ठीक है। और बीच में जो उपस्थित है आपका उसे बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नर में वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण बताए थे मैंने आपको। मादा के अंदर यहाँ पर अंडाशय होता है, अंडजन वाहिनियां होती है, और इसके अंदर बाद में गर्भाशय होता है। इस प्रकार ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां कंप्लीट होती है। इस चित्र को आप देख के चित्र को बनाना सीखें, डायग्राम को कंप्लीट करें और अच्छी तरह से क्लियर करें। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। बने रहिए आप वीडियो में। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आपके क्या क्या, इसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ये हमें आपको बताया जाएगा। अभी देखिए आप। हाँ विद्यार्थियों, ये मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का डायग्राम बताया था। अब इसके एक एक के मैं आपको कार्य बोलकर बता देता हूँ। आपको मेंटेन कर लेना है कॉपी में, आपकी जो नोटबुक है उसमें मेंटेन कर लेंगे आप ढूंढ ढूंढ के अलग से। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले हमारी जो ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि वो बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। अब देखो इसमें क्या बताना है। पीयूष ग्रंथि हमारी होती है, यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में हाइपोथैलेमस के नजदीक पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस, ये रहा हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, इसके बिल्कुल नजदीक पाई जाती है ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? नजदीक पाई जाती है ग्रंथि। और सुनो, पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित होती है। और सुनो, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये कई हार्मोन स्रावित करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन। अब सुन लो आप, इंपॉर्टेंट कार्य क्या है इसका। ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है और यह कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। वो देखिए हार्मोन कौन कौन से है। यह वृद्धि हार्मोन। कौन से? वृद्धि हार्मोन, जैसे कि सेमेट्रोट्रोपिन, पैलेक्ट्रिन, पैलेक्ट्रिन और थायराइड प्रेरक हार्मोन। क्योंकि थायराइड ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि हमारी यहाँ होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, तो ये इसके आसपास ही होती है। तो थायरॉक्सिन प्रेरक हार्मोन स्रावित करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। और वैसोप्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोपिन, पैलेक्ट्रिन और थायराइड प्रेरक हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन आपके स्रावित करती है। तो मोस्टली इसका यही कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। पीनियल ग्रंथि, यह मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। तो आपको ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क के क्या है? ऊपरी भाग में पाई जाती है। कौन? पीनियल ग्रंथि। और इसके अंदर जो हार्मोन स्रावित करती है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन ये जो करती है आपका मेलेटोनिन,
मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन स्राव करती है कौन? पिनियल ग्रंथि। कौन सी? पिनियल ग्रंथि। अब उसके बाद में आ जाइए आपको थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि में बताया था इंपॉर्टेंट है यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर, जैसे हमारी श्वास नली यहाँ पे जा रही है, श्वास नली के दोनों ओर, एक इधर है एक इधर है, हमारे दोनों तरफ श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। यह मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन, था से थायराइड, था से थायरोक्सिन, तो थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और यह उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रित करती है। और सुनो, थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि थायरोक्सिन जो हार्मोन स्रावित करती है उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वह घेंगा रोग हो जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी आयोडीन से ही थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा। क्या होगा? और इसकी कमी हो जाएगी तो घेंगा रोग हो जाएगा गले में। क्या हो जाएगा? गाइटर, घेंगा रोग बोलते हैं इसे, हम गाइटर बोलते हैं, गाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा है पैराथायराइड। आ जाइए पैराथायराइड पे। अब आ गए पैराथायराइड पे। थायराइड के पास में पैराथायराइड है, तो गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर यह ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके पीछे की ओर ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और पैराथायराइड प्रमुख कार्य रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों का नियंत्रण करना। रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट, यानी जो रुधिर है हमारा, रुधिर में कैल्शियम, कैल्शियम व फास्फेट, रुधिर में कौन? पैराथायराइड की बात चल रही है। पैराथायराइड ग्रंथि मैंने बताया था आपको, यह थायराइड के क्या होता है? पीछे की ओर पाई जाती है, पीछे की ओर पाई जाती है। और ये क्या करती है? कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों का निर्माण करती है। किसका? कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों का निर्माण करती है, स्तर बढ़ाती है इसका। और इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। यदि ये कमी हो जाए तो हमारे पास विद्यार्थियों टिटेनी रोग हो जाता है। टिटेनी, याद रखना आपका, टिटेनी रोग कौन सी ग्रंथि का है? पैराथायराइड जो ग्रंथि है। और इसमें और इसके अंदर यदि हमारे पास पैराथायराइड ग्रंथि में पैराथायराइड ग्रंथि जो है ना, पैराथार्मोन स्थापित करती है। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन जो हार्मोन स्रावित करती है, यदि उस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें टिटेनी नामक का रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम नीचे की ओर। ये आपकी थाइमस आ गया। देखो थाइमस ग्रंथि, थाइमस हृदय में महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। हमारा जो हृदय है पंप करना, मैंने बताया था हृदय, आपको हृदय का वीडियो आपके पास दिया था मैंने, उसमें होता है हमारे पास हृदय में हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइन हार्मोन का स्रावित करती है। थाइमोसिन, यह एक जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमोसिन पेप्टोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। आपको याद करना पड़ेगा, रुटन में बार बार कॉपी में लिख लिख के याद होंगे, हार्मोन ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है, इसकी प्रयास करना है। तो यह हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। यह थाइमोसिन नामक पेप्टाइन हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है। यह ग्रंथि जो होती है छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है। कौन सी? थाइमस ग्रंथि की बात चल रही है यहाँ पर। किसकी चल रही है? थाइमस ग्रंथि की बात चल रही है। आप वीडियो में बने रहिए, ध्यान रखिए अच्छी तरह से। थाइमस ग्रंथि जो होती है ना, यह बच्चों में क्या होती है? ज्यादा प्रभावी होती है, छोटे बच्चों में ज्यादा प्रभावी होती है। और परंतु यौवनावस्था पश्चात ये सिकुड़ जाती है। जैसे जैसे यौवनावस्था आएगी, जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, मनुष्य बढ़ता हुआ जाएगा, यौवनावस्था बढ़ती जाएगी और ये क्या होगा? ये ग्रंथि सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। बच्चों में बताया मैंने सर्वाधिक विकसित होता है इसका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि बच्चों में ज्यादा विकसित होती है। और जैसे जैसे यौवनावस्था आएगी तो यह ग्रंथि क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं हम। उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं ये अधिवृक्क और वृक्क। तो वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क पाए जाते हैं। वृक्कों के ऊपर अधिवृक्क पाए जाते हैं। अधि यानी ऊपर, अधि यानी ऊपर, अधिवृक्क अर्थात वृक्कों के ऊपर। समझ गए आप? वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, ध्यान रखना इसके भी हार्मोन। एक तो एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन, और एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि की बात कर रहा हूं, अधिवृक्क ग्रंथि, ये अधिवृक्क ग्रंथि है आपका, दो हार्मोन स्रावित करती है। कौन कौन से? एक तो आपका एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, कौन सा? एड्रीनेलिन हार्मोन, और एपिनेफ्रिन,
दूसरा है हमारे पास एपिनेफ्रीन, हार्मोन स्रावित करती है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका मोस्ट है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, ऐसा कार्य सुन लीजिए। ये हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसे हम करो या मरो लड़ो हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके कार्य सुन लो, इसके कार्य है हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय का संकुचन, श्वसन दर और आदि कार्यों में, मतलब ये पुतलियों का फैलाव वैलाव करना, इस प्रकार के यह कार्य क्या करता है, कार्य ऐसी स्थिति में हार्मोन तेजी से स्रावित होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में देखिए, आ जाइए आगे। अब हमारे पास आ जाता है, मैं बता दूं आपको, उसके बाद में वृषण आ गया। देखो वृषण को देख लिया आप एक बार। वृषण मैंने आपको बताया था, वृषण हमारे पास था। एक मिनट में देख लेता हूँ उसको, थोड़ा ये दिख रहा है क्या आपको अच्छे से? थोड़ा देखिए विद्यार्थी, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम थी, अभी थोड़ा चल रहा है। देखो अब मैं बता रहा था आपको वृषण के बारे में। क्या वृषण के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको। नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ठीक है। और यह एक ग्रंथि है, यह भी एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। सारी ग्रंथियां हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो वृषण क्या होता है, यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। यह एक लैंगिक अंग है। कौन सा? लैंगिक अंग है। तो ये वृषण जो हमारा है, वृषण, तो मैंने इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यह एक लैंगिक ग्रंथि है और यह नर हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। इसका ध्यान रखना, इसका हार्मोन है टेस्टेस्टेरोन। यह टेस्टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी? वृषण ग्रंथि। एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान रखना, नर लैंगिक अंगों का विकास करना, शुक्राणु को निर्माण करना, नर लैंगिक अंगों का विकास करना और शुक्राणु का निर्माण करना आदि ये कार्य वृषण में होता है। जो पहले पढ़ चुके हैं, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ठीक है। ये वृषण हो गया। उसके बाद में आ जाइए अंडाशय। मादा में पाए जाने वाली ये ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, बता दें, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। ये जो अंडाशय है, ये हमारी ग्रंथि है, ये हार्मोन एक तो एस्ट्रोजन, कौन सा? एस्ट्रोजन। एक है हमारा प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन? अंडाशय, मादा में पाए जाने वाला यह ग्रंथि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन मादा लैंगिक जनन है। क्या है? मादा लैंगिक जनन हार्मोन। जैसे नर लैंगिक जनन में होता है टेस्टोस्टेरोन हो गया, वृषण हो गया, शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी प्रकार यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, अंडवाहिनियां यहाँ पे होती है, ठीक है। और क्या होता है, यह क्या करता है, देखो और देखो, यह हार्मोन जो क्या है, मादा लैंगिक हार्मोन है। यह मादा लैंगिक जो अंग है उसका विकास करता है। जैसे मादा लैंगिक अंगों को बढ़ाता है, विकास करता है और मादा लक्षणों का पर नियंत्रण करता है। मादा के जो लक्षण हैं उन पर नियंत्रण करता है और मासिक चक्र जो होता है उस पर नियंत्रण करता है। तो मासिक चक्र में उस पर नियंत्रण करना है ना, ठीक है। और गर्भ अनुरक्षण यानी गर्भ की सुरक्षा करना, गर्भ धारण करवाना, गर्भ की सुरक्षा करना, अनुरक्षण, ठीक है ना, गर्भ का अनुरक्षण आदि में सहायक होता है। तो जितनी भी ग्रंथियां मैंने आपको बताई सभी के अलग अलग कार्य हैं। तो अलग कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट भी है इसके अंदर। सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां पढ़ रहे थे हम? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से आप स्टडी करेंगे, अच्छे से लाइक करेंगे, अच्छे से आपको नोटबुक में इसको मेंटेन करना है और इसका असाइनमेंट आपको डाल दिया जाएगा। और उसके बाद में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से स्टडी कीजिए आप और घर में रहिए, आप सुरक्षित रहिए और हमारी यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।